गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो मॉडुलस का मैं डिफिनीशंस बताया था, व्हाट इज मॉडुलस, उस पे मैं क्वेश्चंस लूंगा। इक्वेशन सॉल्विंग आज हम लोग देखेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है ना। तो आर्गुमेंट, आज मैं अगर टाइम रहता तो आर्गुमेंट का मैं डिफिनीशंस बताऊंगा। और मॉडुलस में डिफिनीशंस बताया था कि ऑरिजिन से डिस्टेंस को हम लोग मॉडुलस बोलते हैं। मॉड जेड से डिनोट किया जाता है। उसका वैल्यू होता है, अगर जेड अगर एक्स प्लस आइटा वाई के इक्वल है तो मॉड जेड जो होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट होता है, यानी रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर होता है। तो देखो कुछ क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे सॉल्व फॉर जेड। बहुत सारे आपको मॉडल इक्वेशन जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर में सॉल्व करने के लिए देगा। तो क्या करेंगे, आपको मैं बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत सारे फॉर्म होता है। ठीक है ना। कार्टेशियन फॉर्म में आपको बताया था जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, ये जो कहलाता है ना कार्टेशियन फॉर्म कहलाता है। उसके बाद पोलर फॉर्म होता है, एलर फॉर्म होता है। तो सारे फॉर्म वन बाय वन करके देखेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी आपको किसी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करना है तो ऑलवेज जेड को आप क्या मानोगे, एक्स प्लस आइटा वाई एज्यूम करके बनाओगे। ठीक है ना। तो देखो जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड इक्वल टू 0, मुझे जेड का वैल्यू चाहिए। ऐसे जेड का कितने वैल्यू होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड इक्वल टू 0। तो जब भी इस टाइप का इक्वेशंस देता है आप क्या करोगे, इसमें एज्यूम कर लोगे लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। ठीक है ना। इसको कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। तो इक्वेशन सॉल्विंग में जनरली हम लोग कार्टेशियन फॉर्म ही यूज करेंगे, बहुत रेयरली जो है ना पोलर फॉर्म यूज होगा, जो मैं आगे चल के बताऊंगा। तो बताओ इसमें पुट कर देंगे तो क्या होगा, इसका मॉड जेड क्या होता है, मॉड जेड होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड इक्वल टू 0 में, तो क्या होगा, ये एक्स प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। और मॉड जेड का वैल्यू है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर और प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू आइटा वाई प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये एज इट इज रहेगा। ठीक है ना। तो यहां से आइटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो इसको लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा 2xy। इसको भी आप एक जगह रख सकते हो, आइटा स्क्वायर का वैल्यू -1 पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना। अब प्लस हो जाएगा 2xy आइटा, और मैं 0 को लिख सकता हूं 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू आइटा। ठीक है ना। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट होगा और 2xy इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर से लिख सकते हैं रियल पार्ट के इक्वल होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 के इक्वल होगा। और 2xy का वैल्यू भी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। अब इस दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अब देखो 2xy अगर 0 है तो xy इक्वल टू 0 होगा, तो आइदर x इक्वल टू 0 होगा और y इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो बारी बारी से पुट करोगे, तो मान लो 1x इक्वल टू जब 0 इक्वेशन 1 में अगर पुट करोगे तो क्या आएगा, इक्वेशन 1 में अगर x 0 पुट करते हो तो माइनस वाई स्क्वायर और प्लस अंडर रूट ऑफ x के जगह 0 पुट करोगे तो मॉड वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो माइनस वाई स्क्वायर अब प्लस, इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ वाई इक्वल टू 0। ये मैं आपको मॉडुलस में बताया हूं। अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर को हम लोग मॉड ऑफ वाई लिखेंगे। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। देखो माइनस वाई स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वाई 0 है, तो दो केस ले लो। पहला केस लोगे अगर वाई पॉजिटिव अगर है तो मॉड ऑफ वाई की जगह लिख सकते हैं वाई के इक्वल। ठीक है ना। इसमें अगर हम y कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से y का दो वैल्यू आएगा, 0 एंड 1। तो ऑब्वियसली y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे हैं और वो आ भी रहा है 0 के इक्वल, और 0 से ग्रेटर भी 1 है, तो दोनों ही वैल्यू क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। दूसरा केस ले लोगे जब y लेस देन 0 होगा। मॉडुलस को इसी तरह सॉल्व करते हैं, दो केस लेते हैं हम लोग, 0 से ग्रेटर और 0 से लेस। ठीक है ना। तो जब y लेस देन 0 लोगे तो मॉड ऑफ y क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ y माइनस वाई स्क्वायर, और मॉड ऑफ y को लिख सकते हैं माइनस वाई इक्वल टू 0। अगर इसमें माइनस वाई कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू 0 होगा या -1 होगा। समझे, इक्वालिटी दोनों जगह आप ले सकते हो या एक ही जगह। तो y लेस देन 0 आ भी रहा है, लेस देन इक्वल टू 0।
तो यहां से आपका x प्लस आइटा वाई का जो वैल्यू आएगा, अगर x हमने 0 लिया है तो y का वैल्यू 0 और 1 और -1 आया है, 3 वैल्यू आए 0, 1 और -1। तो x प्लस आइटा वाई क्या होगा, x अगर 0 लेते हैं तो y अगर 0 लेंगे तो एक वैल्यू ही आएगा, x अगर 0 लेते हो तो y 1 लेंगे तो 1 इंटू आइटा होगा, और x अगर 0 लेते हो तो y -1 इंटू आइटा हो जाएगा। यहां से देखोगे ये 0, ये आइटा और ये माइनस आइटा, यहां से 3 वैल्यू आएगा, 0 आइटा एंड माइनस आइटा। बात समझे, x के जगह 0 लेकर के मैंने y का वैल्यू जो निकाला हूं, तो मॉड y था इसलिए मैंने 2 केस लिया, तो यहां से y का वैल्यू 2 वैल्यू आया 0, 1, और y निगेटिव ले रहे हैं तो यहां से भी y का 2 वैल्यू आ रहे हैं 0 और -1। तो ठीक है ना, 0 कॉमन ही है, इनफैक्ट 3 वैल्यू कॉमन आया, 0, 1 एंड -1। यानी x जब 0 रखेंगे तो y 0, x अगर 0 रखेंगे तो y 1, और x 0 रखेंगे तो y -1। यानी यहां से z का जो वैल्यू आएगा 3 वैल्यू आएगा, 0, आयोटा, माइनस आयोटा। फिर क्या करेंगे, फिर हम दूसरा वैल्यू लेंगे y इक्वल टू 0। तो बताओ y अगर 0 लेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या होगा बताओ, इसमें पुट करेंगे y 0 तो x स्क्वायर अब प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स 0 एक ही केस में हो सकता है जब एक्स 0 लोगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है और मॉड ऑफ एक्स भी पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 नहीं हो सकता, एक ही केस में हो सकता है जब हम एक्स 0 लेंगे। ठीक है ना, यहाँ एक्स रियल है तो यहां से एक आ रहा है 0,0 और वो ऑलरेडी हम ले चुके हैं 0,0, यानी कितना वैल्यू आएगा जेड का, तो जेड का 3 वैल्यू आएगा, 0, आयोटा, माइनस आयोटा, यानी 3 सॉल्यूशन इसके होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है श्रेयांश, समझे इसको? किसी को इसमें डाउट हो तो पॉइंट आउट करो, तब तक मैं टिक लेता हूं। ठीक है ना सचिन, कोई प्रॉब्लम? भूषण, रब करें इसको, एक बार टाइप कर दो सब लोग। ओके चलो, तो चलो कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। सॉल्व फॉर जेड, जेड बार इक्वल टू आइटा जेड स्क्वायर। ठीक है, फाइंड आउट करना है इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। जेड बार इक्वल टू आयोटा जेड स्क्वायर, तो जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वेशन सॉल्विंग आएगा तो फिक्स मेथड होगा, क्या करोगे, लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। ठीक है ना, ऑब्वियसली एक्स वाई क्या होगा, यहाँ पे रियल नंबर होगा, तो कार्टेशियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को एज्यूम कर लेंगे। अब बताओ इस वैल्यू को पुट करेंगे इसमें, तो जेड बार इक्वल टू आइटा जेड स्क्वायर, तो जेड बार क्या होगा, जेड का जेड बार जो होगा एक्स माइनस आइटा वाई हो जाएगा। ठीक है ना, ये होगा कंजुगेट जेड बार एक्स माइनस आइटा वाई, और जेड का वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स प्लस आइटा वाई का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, अब प्लस लिख सकता हूँ 2ab। ठीक है ना, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्सपैंड कर देंगे। अब बताओ आइटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2xy आइटा, और आइटा से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू लिख सकता हूँ आइटा, अब प्लस हो जाएगा 2xy, और आइटा एक आइटा यहाँ पे है, तो ये आइटा आइटा मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, आइटा स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी x माइनस आइटा वाई इक्वल हो जाएगा, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, आइटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ -2xy। ठीक है, -2xy अब प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू आइटा। ठीक है ना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो राइट हैंड साइड है ये रियल पार्ट होगा -2xy, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। इसका रियल पार्ट x है, तो क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करेंगे, x को इक्वल करेंगे -2xy के, एंड और माइनस y को इक्वल करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के।
ठीक है, इसको क्या करेंगे, x अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस 2y इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से आइदर x 0 होगा यानी तो y का वैल्यू -1/2 होगा। ठीक है ना, बारी बारी से इक्वेशन 1 में ये वैल्यू हम पुट करेंगे, साइमल्टेनियसली इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो बताओ, एक बार हम x अगर 0 पुट करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो -y इक्वल टू लिख सकते हो -y²। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, और y अगर कॉमन ले ले तो 1 - y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 आएगा या 1 आएगा। तो इस केस में z क्या होगा, अगर हम x 0 ले रहे हैं तो y 0 आ रहा है, तो 0 + 0 आएगा, और एक वैल्यू आएगा जब हम x 0 लेंगे और y 1 लेंगे तो 0 + 1 इंटू आएटा, यानी दो वैल्यू आएगा, 0 आएगा यानी तो आएटा आएगा। ठीक है ना, जब हम x 0 लेते हैं। फिर दूसरा केस क्या लेंगे हम, y इक्वल टू -1/2 लेंगे। ठीक है ना, तो जब -1/2 इक्वेशन 1 में अगर पुट करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, और x² माइनस और -1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। बात समझे, यहाँ से x² हो जाएगा 1/2 + 1/4, ये वैल्यू जो है ना 3/4 हो जाएगा। यहाँ से x का दो वैल्यू आएगा ±√3/2। ठीक है, तो यहाँ से z का दो वैल्यू आएगा, x + आइटा y। तो x जब हाफ लोगे तो y हम √3/2 ले सकते हैं, आइटा हो जाएगा, और दूसरा वैल्यू हो जाएगा 1/2, और y की जगह पुट कर देंगे -√3/2 आइटा। यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आएगा, और दो वैल्यू यहाँ से आया, तो टोटल कितने वैल्यू होंगे, 4 वैल्यू होंगे, 0 आयोटा, 1/2 + √3/2 आइटा, और चौथा वैल्यू होगा 1/2 माइनस, सॉरी यहाँ पे x + आइटा y गलत लिखा हूं, x का वैल्यू यहाँ पे √3/2 है और y का वैल्यू -½ है, तो -½ आइटा होगा, यानी तो -√3/2 -½ आइटा होगा। ठीक है ना, तो तीसरा वैल्यू हो जाएगा √3/2 और -1/2 आइटा, और चौथा वैल्यू हो जाएगा -√3/2 और -1/2 आइटा। ये टोटल 4 वैल्यू होगा। तो करना क्या है कि दोनों को साइमल्टेनियसली z के जगह x + आइटा y पुट कर देना है, और इसको a + आइटा b के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, लेफ्ट और राइट, और फिर रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट कर देना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट कर देना है, और हमारे पास दो इक्वेशन आएगा, दो वेरिएबल है, इसी को सॉल्व करके एक्स वाई निकालना है, और फिर z इक्वल टू जो होता है x + आइटा y होता है, इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे x और y के वैल्यू। तो यहाँ से देखोगे z का 4 वैल्यू आएगा, 0 आइटा, √3/2 -½ आइटा एंड -√3/2 -½ आइटा। तो इक्वेशन जब भी सॉल्व करना हो, ये फिक्स अप्रोच होगा सॉल्व करने का। तो चलो एक दो क्वेश्चंस मैं इस पे और लेता हूं और इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, यस समझे, रब करें इसको। चलो ओके, तो चलो देखो कुछ और क्वेश्चन मैं इस पे लेता हूं। जैसे थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूं कि इफ z + 1 का मॉड वैल्यू इक्वल है z + 2 × 1 + आइटा, तो बोल रहा है कि फाइंड z का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, कैसे फाइंड आउट करोगे, बोल रहा है कि z + 1 का मॉड वैल्यू इक्वल है z + 2 × 1 + आइटा। तो ऑब्वियसली इक्वेशन सॉल्विंग है, तो क्या करेंगे इसमें, मान लेंगे z को x + आइटा y। ठीक है ना, तो बताओ z + 1 क्या होगा, z + 1 हो जाएगा आपको x + 1 और प्लस आइटा y हो जाएगा, और इसका मॉड वैल्यू क्या होगा, मॉड वैल्यू क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर होता है, तो x + 1 का होल स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है यानी y का स्क्वायर, यही होगा z + 1 के मॉड वैल्यू का वैल्यू। ठीक है ना, ये वैल्यू आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में पुट कर दोगे, z + 1 का मॉड वैल्यू इक्वल टू z + 2 × 1 + आइटा। तो बताओ इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, √(x + 1 का होल स्क्वायर
ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, और जेड की जगह पुट कर देंगे एक्स प्लस आइटा वाई और प्लस टू आइटा। ठीक है ना, तो इसको लिख सकता हूं एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस लिख सकता हूं 0 × आइटा, और ये इक्वल हो जाएगा एक्स प्लस टू और इंटू वाई प्लस टू इंटू आइटा। बात समझे? एक्स प्लस टू और इसमें आइटा मैंने कॉमन ले लिया, तो वाई प्लस टू इंटू आइटा, और इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर से ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट होगा और जीरो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वेट करोगे, यानी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को इक्वल करोगे एक्स प्लस टू के। ठीक है ना, एंड और इमेजिनरी पार्ट यानी जीरो को इक्वेट करोगे वाई प्लस टू के। तो यहां से y का वैल्यू आपको -2 आ जाएगा, और y का वैल्यू -2 उसमें पुट कर दोगे। ठीक है ना, इक्वेशन वन में। तो फ्रॉम इक्वेशन वन से बताओ y का वैल्यू अगर -2 पुट करेंगे तो x प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस -2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका अंडर रूट, ये इक्वल होगा x प्लस टू के। तो दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा x प्लस टू का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यहां से x का वैल्यू निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 4x और इक्वल टू हो जाएगा 4 से 4 भी कट जाएगा, तो 1 को राइट साइड ले जाओगे तो -1, तो -2x इक्वल टू -1, तो x का वैल्यू हो जाएगा 1/2, यानी z क्या होगा x प्लस आइटा वाई। x का वैल्यू हाफ आया है और y का वैल्यू -हाफ, ये हो जाएगा हाफ माइनस हाफ आइटा, और ये मुझे फाइंड आउट करना था। ठीक है ना, समटाइम्स पूछता है कि मॉड जेड निकालो, तो कैसे फाइंड आउट करोगे मॉड जेड? तो मॉड जेड इसका निकल जाएगा बहुत इजीली, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर और क्या होगा इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये होता है मॉड जेड। ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। ठीक है ना, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1/4, यानी ये वैल्यू क्या होगा 1/√2 के इक्वल होगा। तो मॉड जेड भी निकालने के लिए बोलता है तो आप निकाल लोगे। ठीक है ना, इसका मॉड जेड जो होगा 1/√2 के इक्वल होगा। अच्छा बताओ, एक क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, कैसे फाइंड आउट करोगे इस क्वेश्चंस को? जैसे सॉल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और वो इक्वेशन है मॉड जेड इक्वल टू जेड प्लस 1 प्लस 2 आइटा। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मॉड जेड इक्वल टू जेड प्लस 1 प्लस 2 आइटा। बन जाएगा इक्वेशन, जेड को एक्स प्लस आइटा वाई मान करके बनाओगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर लोगे, तो वहां से दो इक्वेशन आएगा, और एक्स और वाई दो वेरिएबल है, सॉल्व कर लोगे तो एक्स और वाई का वैल्यू आ जाएगा, और क्योंकि जेड इक्वल होता है एक्स प्लस आइटा वाई के, पुट कर दोगे। ठीक है भूषण, यस बनाओ कि बन जाएगा? बढ़े आगे। ठीक है ना, इसमें डॉट तो नहीं है ना? बढ़े आगे, चलो ओके। किसको बनाओगे? ठीक है ना, अब देखो कुछ क्वेश्चन जो है ना मैं इस पे लेता हूं, फिर से ये प्रॉपर्टी लिख देता हूं। अगर जेड बार के इक्वल होता है तो जेड क्या होता है, जेड इज प्योरली रियल होता है। ये प्रॉपर्टी मैं आपको लिखवाया हूं। ठीक है, कंजुगेट में अगर जेड बार के इक्वल होता है, जेड प्योरली रियल होगा। दैट मीन्स क्या लिख सकते हो, दैट इज अगर प्योरली रियल है तो रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, लेकिन अगर जेड प्लस जेड बार का सम अगर 0 है तो जेड क्या होगा, जेड इज प्योरली इमेजिनरी होगा। ठीक है ना, और अगर प्योरली इमेजिनरी है दैट मीन्स इसका रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, 0 होगा। ये मैं आपको बताया हूं लास्ट लेक्चर्स में ही। ठीक है,
इसमें एक प्रॉपर्टी मैं ये भी बताया था कि मॉड जेड का स्क्वायर जो होता है वो जेड जेड बार के इक्वल होता है। तो देखो इस प्रॉपर्टीज पे कुछ क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं, काफी क्वेश्चंस मेंस में इस प्रॉपर्टीज पे आया है। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी नंबर, ठीक है, जेड का वैल्यू माइनस वन के इक्वल नहीं है, तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड जेड, इसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन दिया गया कि प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो बोल रहा है कि मॉड जेड का वैल्यू निकालो, जबकि जेड का वैल्यू दिया गया माइनस वन के इक्वल नहीं है। अब देखो एक तो तरीका ये होगा जो प्योरली बेसिक अप्रोच होगा कि जेड को हम क्या करेंगे, एक्स प्लस आइटा वाई एज्यूम कर लेंगे और फिर कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ए प्लस आइटा बी के फॉर्म में लिखेंगे, और क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। यानी अगर ए प्लस आइटा बी के फॉर्म में है तो ए को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो वहीं से जो है ना एक्स और वाई में रिलेशन आ जाएगा, तो वहीं से मॉड जेड निकल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो एक प्रॉपर्टीज के थ्रू बनाता, वो से बनाओगे वो तरीका इजी है। जब देखो ये क्या कह रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन, ये क्या दिया गया कि प्योरली इमेजिनरी है, तो प्रॉपर्टीज का यूज करोगे। जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन और प्लस जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन का कंजुगेट क्या होगा, ये सम जीरो होना चाहिए इस प्रॉपर्टी से, क्योंकि अगर जेड अगर प्योरली इमेजिनरी है तो जेड और उसका कंजुगेट का सम क्या होना चाहिए, ऑलवेज जीरो होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर्टी से ये बोल रहा है कि प्योरली इमेजिनरी है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका कंजुगेट का सम क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ये कंसेप्ट। अब देखो आगे क्या करेंगे, कंजुगेट का प्रॉपर्टी लगाओगे तो जेड का कंजुगेट और वन का कंजुगेट क्या होगा, रियल नंबर का कंजुगेट वन ही होता है, अपॉन और जेड बार का कंजुगेट और प्लस वन का कंजुगेट वन हो जाएगा। ये मैं आपको बताया हूं कि जेड वन बाई जेड टू का अगर कंजुगेट है तो हम लोग लिखते हैं जेड वन का कंजुगेट अपॉन जेड टू का कंजुगेट, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी लगाया, और सम ऑफ डिफरेंस में तो कंजुगेट जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वन का कंजुगेट वन ही हो जाएगा जेड बार, अब प्लस वन का बार क्या होगा, वन ही के इक्वल होगा, ठीक है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो जेड माइनस वन इंटू जेड बार प्लस वन इक्वल टू हो जाएगा जेड प्लस वन इंटू जेड बार माइनस वन, ठीक है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जेड जेड बार होगा, और जेड को अगर वन से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस जेड होगा, फिर माइनस वन से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस जेड बार होगा, और माइनस वन प्लस वन को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वन होगा, ठीक है ना। उसी तरह से राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करोगे तो जेड जेड बार और माइनस जेड, और प्लस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो जेड बार और माइनस वन हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई कर दिया हूं। अब आप देखो कि जेड जेड बार, सॉरी इसका प्लस होगा ना, यहां पे प्लस होगा, इक्वल टू जीरो, जेड माइनस वन जेड बार प्लस वन और जेड बार माइनस वन और प्लस जेड प्लस वन, डिनोमिनेटर को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी ये क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, एलसीएम ले लियो, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दिया, जेड जेड बार टू जेड जेड बार हो जाएगा, नहीं होगा, और माइनस जेड बार से प्लस जेड बार कट जाएगा, और माइनस जेड से प्लस जेड कट जाएगा, और माइनस वन माइनस टू हो जाएगा, ठीक है ना। टू कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दोगे तो जेड जेड बार माइनस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी जेड जेड बार वन आ जाएगा। और इसी को क्या लिखते हैं, मॉड जेड का स्क्वायर लिखोगे प्रॉपर्टी से, क्योंकि जेड जेड बार जो इक्वल होता है मॉड जेड का होल स्क्वायर होता है, यहां से मॉड जेड जो होगा वन हो जाएगा। मॉड कभी निगेटिव नहीं होता है, प्लस माइनस नहीं लिखोगे, ठीक है ना। तो मॉड जेड जो है वन के इक्वल होगा, यानी इसका वैल्यू ही निकालना था कि मॉड जेड का वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू जो है ना वन के इक्वल होगा। समझ में आया, प्रॉपर्टीज से बनाते हैं इस क्वेश्चंस को। वैसे तो आप जेड को एक्स प्लस आइटा वाई मान के भी बना सकते हो, समझे। तो चलो मैं पिक लेता हूं, देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस और भी। तो रब करते हैं इसको, ठीक है ना। यस
काफी इंपॉर्टेंट होगा, प्रॉपर्टीज से बनाओगे। अगर मान लो प्योरली रियल लिखा रहता तो हम जेड को जेड बार के इक्वल करते। अब देखो ये क्वेश्चंस, इफ Z1, Z2, Z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर such that mod Z1 इक्वल है mod Z2 के और इक्वल है mod Z3 के, और ये इक्वल है 1/Z1 1/Z2 और प्लस 1/Z3 के mod के, और ये 1 के इक्वल है। तो बोल रहा है कि then find the value of Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉड वैल्यू। ठीक है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के मॉड वैल्यू का वैल्यू निकालना है। Z को एज्यूम करके कैसे बनाएंगे, देखो Z प्लस 1 अपॉन Z माइनस 1 में अगर Z को x प्लस आइटा वाई यस मानते हो तो ये क्या होगा, x प्लस आइटा वाई और प्लस 1 अपॉन x प्लस आइटा वाई माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा x प्लस 1 और प्लस आइटा वाई और अपॉन हो जाएगा x माइनस 1 और प्लस आइटा वाई, और इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, इसके माइनस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो माइनस आइटा वाई, और ये हो जाएगा x माइनस 1 माइनस आइटा वाई। बात समझे, डिनोमिनेटर का जो कंजुगेट होगा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। आइटा को हटाने के लिए हम लोग इसी तरह से रेशनलाइज करते हैं। अब इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो इसको लिख सकते हो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फिर माइनस आइटा वाई को हम x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस, और फिर आइटा वाई को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 1 से, और माइनस हो जाएगा आइटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आइटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो इसको पहले लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, और अपॉन हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 पुट करोगे तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें अगर आइटा कॉमन ले लेते हो तो क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई और माइनस वाई, और प्लस हो जाएगा एक्स वाई और माइनस वाई, और अपॉन हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है ना, आइटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस 1 पुट कर दिया। अब बताओ ये a प्लस आइटा बी के फॉर्म में नहीं है, ये a प्लस आइटा बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर बोला है, प्योरली इमेजिनरी है। इसके रियल पार्ट को क्या करोगे, यस जीरो कर दोगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के वैल्यू को जीरो कर देंगे, रियल पार्ट को जीरो कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है। इसको जब जीरो करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ना 1 आ जाएगा, दोनों तरफ रूट ले लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 क्या होगा, 1 ही होगा, और इसी को तो मॉड जेड बोलते हैं। ठीक है, यस, कोई भी स्टेप में नहीं समझ में आया तो पॉइंट आउट करो। इस तरह से भी क्वेश्चंस को बना सकते हो। ठीक है ना, रब करे ना इसको, यानी तो प्रॉपर्टी से भी आप बना सकते हो। अब देखो इस क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, काफी अच्छा क्वेश्चंस होगा। इस टाइप का जो ना मेंस में भी क्वेश्चन पूछ चुका है, और ये आईआईटी जेई एडवांस में भी ये क्वेश्चंस पूछा है, बोर्ड में, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। देखो कैसे करेंगे, मॉड जेड इक्वल टू क्या है, मॉड जेड 2 मॉड जेड 3 और 1/z1 1/z2 प्लस 1/z3 का होल मॉड 1 है, यानी ये चारों वैल्यू मॉड 1 के इक्वल है। तो मॉड जेड 1 अगर 1 है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो मॉड z1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ z1 बार इक्वल टू 1 हो जाएगा प्रॉपर्टी से। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो आप 1/z1 का वैल्यू निकाल सकते हो। 1/z1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, z1 बार हो जाएगा।
सिमिलरली मैं लिख सकता हूं 1/Z2 का जो वैल्यू होगा Z2 बार हो जाएगा, और 1/Z3 का जो वैल्यू होगा Z3 बार हो जाएगा। समझे? ये समझ में आया? मॉड Z1 1 है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो मॉड Z1 का स्क्वायर जो होता है Z1 बार होता है, ये 1 के इक्वल होगा। और यहां से 1/Z1 निकालोगे तो वो Z1 बार के इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से मॉड Z2 इक्वल टू 1 है, मॉड Z3 इक्वल टू 1 है, उसी तरह से अप्लाई करोगे तो 1/Z2 का वैल्यू Z2 बार आएगा, और 1/Z3 का वैल्यू Z3 बार आएगा। ठीक है ना? और 1/Z1 प्लस 1/Z2 और प्लस 1/Z3 का मॉड वैल्यू क्या है? अगेन ये 1 के इक्वल है। ठीक है? अब इसमें क्या करोगे? वैल्यू पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। 1/Z1 का वैल्यू जो है Z1 बार है, अब प्लस ये Z2 बार है, और ये Z3 बार है, का होल मॉड 1 के इक्वल है। ठीक है ना? और बार का प्रॉपर्टी क्या बोलता है? अगर इंडिविजुअल बार निकाले या होल का बार निकाले, ये दोनों वैल्यू क्या आएगा? इक्वल ही आएगा। ठीक है? मॉड Z1 बार, मॉड Z2 बार, मॉड Z3 बार को लिख सकते हैं ना Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल बार, बार के प्रॉपर्टी से। और विथ बार या विदाउट बार का मॉड वैल्यू क्या होता है? इक्वल ही होता है। ये मैं लिखवा चुका हूं लास्ट लेक्चर में। मॉड Z निकालो या Z का बार लेकर के मॉड निकालो, ये दोनों ही वैल्यू क्या होता है? इक्वल ही होता है, डिस्टेंस चेंज नहीं होता है ओरिजिन से। जेड बार का मतलब ये होता है कि एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन हो जाता है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस वही रहेगा, जेड बार का और जेड का भी। तो बार को हटा सकते हो, बार को अगर हटा देंगे तो उसका मॉड वैल्यू भी क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। और ये तो वैल्यू निकालना था, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। ठीक है ना? चलो एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं जो कि मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को, इफ मॉड Z1 इक्वल टू 1, मॉड Z2 इक्वल टू 2 है, और मॉड Z3 इक्वल टू क्या है? 4 के इक्वल है। एंड और एक रिलेशन है कि Z1 प्लस 4 मान लो कि वैल्यू दिया हुआ है कि Z1 2, ये 3 ले लेता हूं। ठीक है ना? और एक रिलेशन और दिया गया आपको, Z2 Z3 प्लस 4 इंटू Z1 Z3 और प्लस 9 इंटू Z1 Z2 का मॉड वैल्यू जो है ना, ये आपको दिया गया है। कुछ वैल्यू एज्यूम कर लेता हूं, लेट्स से 10 के इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉड वैल्यू। ठीक है ना? इसको मैं 9 मान लेता हूं। ठीक है ना? ये 9 के इक्वल है। तो फाइंड आउट करना है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉड वैल्यू। ये पूछ चुका है आपको मेंस में। ठीक है? क्वेश्चंस क्या है? मॉड Z1 1 के इक्वल है, मॉड Z2 2 के इक्वल है, और मॉड Z3 3 के इक्वल है, और Z2 Z3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ Z1 Z3 प्लस 9 टाइम्स ऑफ Z1 Z2 का मॉड वैल्यू 9 के इक्वल है। तो बताना है कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल मॉड का वैल्यू क्या होगा। ठीक है? यस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो कैसे हम लोग बनाते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट करेगा। मॉड Z1 अगर 1 के इक्वल है तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दोगे तो मॉड Z1 स्क्वायर 1 के इक्वल होगा। यहां से मैं लिख सकता हूं कि Z1 बार जो होगा 1 हो जाएगा। सिमिलरली उसी तरह से मॉड Z2 दिया गया 2 के इक्वल, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दोगे तो मॉड Z2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा। यहां से मैं लिख सकता हूं Z2 बार जो है 4 के इक्वल आएगा। सिमिलरली उसी तरह से मॉड Z3 का वैल्यू जो है 3 के इक्वल है। दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें तो मॉड Z3 का जो स्क्वायर होगा वो 9 के इक्वल आएगा। और प्रॉपर्टी से मॉड Z3 का स्क्वायर को लिख ही सकते हैं Z3 बार, ये क्या होगा? 9 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना? यहां तक समझे? और उसके बाद एक रिलेशन दिया गया कि Z2 Z3 और प्लस 4 टाइम्स ऑफ Z1 Z3 और प्लस 9 टाइम्स ऑफ Z1 Z2 का होल मॉड जो है ये किसके इक्वल है? 9 के इक्वल है।
अब देखो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको। अच्छा, Z2 Z3 के बगल में 1 लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर 1 लिख भी दे तो, ठीक है ना। और इस 1 के जगह क्या लिख सकता हूं, इस 1 के जगह लिख सकता हूं Z1 का बार, और Z2 Z3 तो पहले से ही है, प्लस, और यहाँ 4 लिखा हुआ है, इस 4 के जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, Z2 Z3 से, Z2 Z2 बार से, और Z1 Z3 तो पहले से ही है, प्लस, और 9 के जगह पुट कर सकता हूँ Z3 का बार, और Z1 Z2 तो पहले से ही है, इसका होल मॉड 9 के इक्वल है। सभी लोग को समझ में आया ये स्टेप? एक बार टाइप कर दो। सो 1 के जगह मैं Z1 बार पुट कर दिया हूं, 4 के जगह Z2 बार, और 9 के जगह Z3 बार पुट कर दिया हूं, ठीक है ना। यस, समझे ये स्टेप? अब बोलोगे ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है, डायरेक्टली कॉमन आ जाएगा हर एक टर्म में, Z1 Z2 Z3 और Z1 Z2 Z3 तीनों टर्म से कॉमन ले लोगे। तो बताओ Z1 Z2 Z3 अगर कॉमन लेते हो, यहाँ क्या बचेगा, Z1 बार बचेगा, और यहाँ पे Z2 बार बच जाएगा, और यहाँ पे Z3 बार बच जाएगा। इसका होल मॉड क्या होगा, 9 के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो मॉड का प्रॉपर्टीज आपको लिखवाया नहीं है। Z1 Z2 का मॉड जो होता है वो मॉड Z1 मॉड Z2 होता है, ठीक है ना। या तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके मॉड निकालो, या पहले मॉड निकाल के मल्टीप्लाई करो, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। वैसे भी आपको मॉडुलस में ये बातें लिखवाया हूं, ठीक है ना। तो देखो इस प्रॉपर्टी से लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 इंटू मॉड Z3 इंटू लिख सकता हूं मॉड ऑफ Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार। ये किसके इक्वल होगा, 9 के इक्वल होगा, ठीक है, मॉड के प्रॉपर्टी से। और मॉड Z1 का वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल है, और ये 2 है, और ये 3 है। और बार को मैं लिख सकता हूं होल बार, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल बार, बार के प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। इंडिविजुअल का बार ले या होल बार निकाले, ये वैल्यू क्या होता है, आपस में इक्वल होता है बार के प्रॉपर्टी से। अब ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 इंटू, और Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉड वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 के इक्वल। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉड जो होगा वो इक्वल होगा 9/6, जिसका वैल्यू होगा आपको 3/2 हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं कि बार हटा दें या विथ बार, मॉडुलस वैल्यू इक्वल ही होता है, ये प्रॉपर्टी मैं बता चुका हूं। मॉड जेड जो होता है मॉड जेड के बार के इक्वल होता है, विथ बार या विदाउट बार मॉड वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो मैंने बार को ड्रॉप कर दिया, ठीक है ना। और मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 का वैल्यू पुट करोगे, ये 1 इंटू 2 इंटू 3 आएगा, ठीक है ना। ये 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, और यहां से Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉड वैल्यू निकालो, 9/6 आएगा, जिसका वैल्यू 3/2 होगा। सभी को समझ में आया? श्रेयांश, इसमें डॉट हो तो पॉइंट आउट करो। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस एक ही कंसेप्ट से रिलेटेड है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत अभी डिफिकल्टी आएगी क्योंकि फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना, इस टाइप का क्वेश्चंस अगर ज्यादा बनाएंगे तो फिर आप बनाने लगोगे। तो मॉड से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में भी कंटिन्यू करेंगे। तीन ही चीज कॉम्प्लेक्स नंबर में समझना है आपको, मॉडुलस, आर्गुमेंट एंड कंजुगेट, उसी से रिलेटेड प्रॉपर्टी से ज्यादा क्वेश्चंस आता है। यस, रब करें, ये समझ में आया पूरे स्टेप? एक बार टाइप कर दो। ठीक है ना, भूषण को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रेयांश ठीक है। यस, कोई भी स्टेप पर्टिकुलर स्टेप नहीं समझ में आया हो, क्योंकि समझना जरूरी है, हर एक स्टेप में जो ना प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रहा है। चलो रब करते हैं, ठीक है ना।
जैसे देखो एक क्वेश्चन जो है ना मेंस में इस टाइप से भी क्वेश्चंस आया है। जैसे बोलेगा फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर वन प्लस आइटा cos थीटा upon 1 minus 2 iota cos theta is purely real। जैसे ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, बोल रहा है कि 1 प्लस आइटा cos थीटा। हाँ एकदम यस आदि शर्मा सॉल्व कर सकते हो। लेवल 1 का क्वेश्चन जो है ना पूरा मैं आज कंप्लीट कर दिया हूँ। आज के बाद आप बना सकते हो, पूरा नहीं बनेगा लेकिन लेवल 1 लेवल 2 देखोगे, जहां तक मैं पढ़ाया हूं वहां तक बनाओगे। ये प्योरली रियल है तो क्या करेंगे हम लोग, प्योरली अगर रियल है तो इसको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आइटा बी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और जब प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर देंगे, b को जीरो कर देंगे। तो देखो 1 प्लस आइटा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आइटा कॉस थीटा। अगर a प्लस आइटा बी के फॉर्म में लिखना है तो डिनोमिनेटर से आइटा हटाना पड़ेगा। और आइटा को कैसे हटाएंगे, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर का कंजुगेट क्या होगा, 1 प्लस 2 आइटा कॉस थीटा होगा, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो बताओ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 2 आइटा कॉस थीटा, और आइटा कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइटा कॉस थीटा, और ये प्लस हो जाएगा 2 आइटा स्क्वायर, और कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अपॉन हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको 4 आइटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। और आइटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो इसको फर्स्ट टर्म को और फोर्थ टर्म को एक जगह लिख सकता हूँ, ये 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 2 आइटा कॉस थीटा प्लस आइटा कॉस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 3 आइटा कॉस थीटा, और अपॉन हो जाएगा ये 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। आइटा स्क्वायर का वैल्यू -1 पुट कर दिया, इसको लिख सकता हूं 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस हो जाएगा 3 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू आइटा। ये मैंने कन्वर्ट कर लिया है a प्लस आइटा b के फॉर्म में, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर कह रहा है कि प्योरली रियल है। तो जब ये प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट इसका क्या करेंगे, जीरो कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको मान लेता हूं z, तो z इज प्योरली रियल, ये दिया गया है क्वेश्चंस में। तो दैट इंप्लाइज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल है, 3 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है। इसको जीरो के इक्वल कर दोगे तो बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो कॉस थीटा जीरो होना चाहिए, तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, कॉस जीरो कहाँ पे होता है, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 पे होता है, ठीक है, ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन से, जहां n बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर्स होगा। यही होगा थीटा, जब हम 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 लेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा, प्योरली आपको रियल आएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन, जैसे फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, find the positive list integral value of n for which 1 plus iota upon 1 minus iota to the power n is real, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस मेंस में आया है। फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा टू दी पावर n इज रियल। तो जब भी आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको इस तरह से लिखा मिले 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा, तो क्या करो, इसको a प्लस आइटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो देखो कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा टू दी पावर n, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा, और इसके कंजुगेट से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो 1 प्लस आइटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अंदर में ये किसके इक्वल होगा, ये 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर हो जाएगा,
और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, टू दी पावर n। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर से उसको एक्सपैंड कर दोगे तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, अब प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, और वन और आइटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन पुट कर दोगे तो ये माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, ठीक है ना, टू दी पावर n। अब आइटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन होता है और माइनस वन से प्लस वन कट जाएगा तो ये न्यूमरेटर में टू आइटा हो जाएगा और डिनोमिनेटर में वन प्लस वन टू हो जाएगा, टू दी पावर n। ये किसके इक्वल आ जाएगा, आइटा टू दी पावर n आ जाएगा। और ये क्वेश्चंस में बोल रहा है कि ये रियल है, तो बताओ ये रियल कब होगा, जब n का वैल्यू 4 लेंगे। रियल कब आएगा, जब n का वैल्यू हम 2 लेंगे या 4 लेंगे या 6 लेंगे, 8 लेंगे, 10 लेंगे, 12 लेंगे, समझे। 1 पे तो नहीं आएगा ना, 2 पे आएगा, क्योंकि आइटा स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन एक रियल है। अब फिर 3 पे नहीं आएगा क्योंकि आइटा क्यू का वैल्यू माइनस आइटा होता है। अगर n 4 लेंगे तो आइटा के पावर 4 1 आ जाता है और 1 एक रियल नंबर है, तो 4 पे आएगा, 6 पे आएगा, 8 पे आएगा, 10 पे आएगा, 12 पे आएगा, इस सब पे वैल्यू पे आइटा के पावर n रियल आएगा। तो बोल रहा है लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, तो बताओ। वैसे आप जीरो भी लिख सकते हो क्योंकि जीरो पे भी रियल ही आएगा, लेकिन लिस्ट इंटीग्रल पॉजिटिव इंटीग्रल बोल रहा है तो जीरो तो पॉजिटिव नहीं है ना, तो लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, समझे। सो लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू 2 के इक्वल होगा। जीरो नहीं लोगे क्योंकि जीरो पॉजिटिव नहीं है, तो सबसे छोटा इंटीग्रल वैल्यू जो होगा, जो कि पॉजिटिव होना चाहिए, वो 2 होगा, जिसपे आइटा के पावर n क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। समझ में आए क्वेश्चन, इसको हम लोग रब करते हैं। इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो। आज मैं ज्यादा क्वेश्चन ही लिया हूं, थ्योरी कम पढ़ा रहा हूं। ठीक है, रब करते हैं इसको। कोई डाउट नहीं है ना, चलो ओके। चलो मैं आज आर्गुमेंट का डिफिनीशंस आपको बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आर्गुमेंट का डिफिनीशंस, जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। उसका देखो, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आर्गुमेंट को हम लोग एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। देखो, लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, ठीक है। एक्स और वाई क्या है, रियल नंबर है। बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, एक्स का वाई, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स कॉमा वाई। और मैं बताया था इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम लोग एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट से डिनोट किया जाता है। मान लेता हूं ये पी पॉइंट है, ठीक है ना, एक्स कॉमा वाई। और जिन से जो डिस्टेंस आया था, इसी ओपी लेंथ को हम लोग बोले थे मॉड जेड, ये मॉड जेड था, ठीक है, जिसका वैल्यू हम लोग निकाले थे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, मॉड वैल्यू कभी निगेटिव होगा नहीं। ये ऑरिजिन से डिस्टेंस को डिनोट करता है। ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल लोगे, when angle made by the line OP with positive direction of x-axis,
मेजरमेंट कहाँ करना है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से मेजर करना है। द एंगल मेड बाय द लाइन ओपी विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड, इसी को बोला जाता है आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, argument of complex number. Generally it is denoted by इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड, इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। अब बोलोगे थीटा निकालेंगे कैसे? इसी थीटा को आर्गुमेंट बोलेंगे, ये एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो tan थीटा से निकाल सकते हो। इस राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा क्या होगा? tan थीटा हो जाएगा y बाय एक्स का मॉड वैल्यू से निकालोगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो x और y पॉजिटिव आएगा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो निगेटिव आएगा, तो मॉड ले लोगे, ठीक है ना। तो ये आपका आर्गुमेंट होगा थीटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम लोग मेजर करेंगे। बात समझे? जिसको जनरली हम लोग आर्गुमेंट ऑफ जेड से डिनोट करते हैं। यानी आप अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होता है? थीटा ही होता है। यहां पर मैं लिख देता हूं, इफ जेड बिलोंग्स टू, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा? थीटा के इक्वल होगा। और यहां से थीटा आप निकाल सकते हो, किसके इक्वल होगा? tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स के मॉड वैल्यू के इक्वल होगा। लेकिन अगर जेड सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो देखो अगर जेड सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा? ये अगर मान लो जेड सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो यहां पे जेड होगा, तो ओपी जो होगा ये होगा लाइन, ठीक है ना। लेकिन यहां मॉड वैल्यू से निकालोगे ना तो ये थीटा आएगा, लेकिन आर्गुमेंट क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, तो उस केस में जो ना आर्गुमेंट जो आएगा ना वो पाई माइनस थीटा आएगा। बात समझे? ये लेंथ जो होगा पाई माइनस थीटा होगा। मॉड लेकर के निकालोगे y बाय एक्स तो थीटा निगेटिव एक्स एक्सिस से निकलेगा, लेकिन मेजरमेंट क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से करना है तो इसलिए आर्गुमेंट इस केस में पाई माइनस थीटा के इक्वल होगा। और थीटा क्या होगा? इस फॉर्मूले से निकालोगे y बाय एक्स के मॉड वैल्यू से। अगर मान लो जेड अगर बिलोंग कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, जेड अगर थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, जैसे कुछ इस तरह से है, और ये कैसे पता करेंगे कि जेड थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है? ऑब्वियसली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो जो मॉड लेके निकालोगे ना तो थीटा ये आएगा आपको, ये एक्स होगा ये वाई होगा, लेकिन जो आर्गुमेंट होगा तो ये एंगल हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। तो माइनस पाई प्लस थीटा लोगे, क्योंकि ये टोटल माइनस पाई होता है, इसमें थीटा ऐड कर दोगे, ये आर्गुमेंट जो ऑफ जेड हो जाएगा आपको माइनस पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। वैसे आप चाहो तो पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो पाई प्लस थीटा, क्योंकि जनरली एंगल का मेजरमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से ही करना है, या तो क्लॉकवाइज या नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो पाई प्लस थीटा हो जाएगा, अगर क्लॉकवाइज करते हो तो माइनस पाई प्लस थीटा हो जाएगा, और थीटा इस फॉर्मूले से निकालोगे, ठीक है ना। अगर जेड अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, और ये कैसे पता करेंगे कि जेड फोर्थ क्वाड्रेंट में है? तो एक्स पॉजिटिव आएगा और वाई निगेटिव आएगा, कुछ इस तरह से। अगर मान लो जेड अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो पॉइंट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आएगा एक्स कॉमा वाई। तो थीटा जब आप निकालोगे तो ये वैल्यू आएगा थीटा एक्स और वाई के फॉर्मूले से। लेकिन इस केस में आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा ना वो आप लिख सकते हो, दैट इज 2 पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हो, क्योंकि एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे आप, क्योंकि या नहीं तो आप माइनस थीटा भी लिख सकते हो, क्योंकि मेजरमेंट क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है ना। तो एंगल को निगेटिव लोगे, उस केस में माइनस थीटा होगा। अब चाहो तो इसमें 2n पाई ऐड भी कर सकते हो, ठीक है ना। आर्गुमेंट मेनी वैल्यूड फंक्शन होता है, क्योंकि अगर कोई बोलेगा थीटा तो 2 पाई प्लस थीटा भी बोल सकता है, 4 पाई प्लस थीटा भी बोल सकता है, 6 पाई प्लस थीटा भी बोल सकता है। तो 2 पाई ऐड करने पे आर्गुमेंट में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है ना। साइन कॉस टैन के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है 2 पाई ऐड करने पे। बेसिकली है क्या थीटा? ये थीटा कुछ नहीं है, थीटा को नाम दे दिया गया आर्गुमेंट। इसी का जब हम टैन लेते थे याद होगा, स्ट्रेट लाइन में इसको हम लोग बोलते थे स्लोप ऑफ लाइन, नहीं बोलते थे। थीटा के साथ अगर टैन सप्लाई कर दे तो इसी को हम लोग स्लोप ऑफ लाइन बोलते थे, टैन थीटा को।
लेकिन यहाँ पे थीटा जो है ना, थीटा को ही आर्गुमेंट ऑफ जेड बोला जाता है। अब डिपेंड करता है, अगर जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो क्योंकि आर्गुमेंट हम लोग मेजर करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, फिर वो थीटा ही क्या आर्गुमेंट ऑफ जेड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है तो आर्गुमेंट ऑफ जेड ही थीटा के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इस फॉर्मूले से आप निकालोगे ना, तो थीटा ये आएगा y बाय एक्स के फॉर्मूले से। लेकिन ये थीटा जो है निगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से मेजर हो रहा है, लेकिन मुझे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से मेजर करना है, तो ये टोटल पाई होता है। तो पाई में अगर थीटा सब्ट्रैक्ट कर दे तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा। यानी इस केस में सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। थीटा कोई एक इंटरमीडिएट वैल्यू है जो इस फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना, इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में तो थीटा ये होगा, तो उस केस में क्योंकि ये थीटा निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आर्गुमेंट जो डिफाइंड होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ डिफाइंड होता है। इसलिए आप आर्गुमेंट पाई प्लस थीटा भी लिख सकते हो, यानी तो माइनस पाई प्लस थीटा लिख सकते हो। अगर क्लॉकवाइज में मेजर करोगे तो माइनस पाई प्लस थीटा हो जाएगा। और अगर कोई फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो मॉड tan थीटा से निकाल लोगे थीटा का वैल्यू, लेकिन ये क्योंकि मेजरमेंट तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हो रहा है, लेकिन ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। अब जानते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल हम लोग मेजर जो करते हैं निगेटिव लेते हैं, इसलिए मैं आर्गुमेंट ऑफ जेड को माइनस थीटा लिखा हूं। यस भूषण, ये समझ में आया कैसे हम आर्गुमेंट निकाल रहे हैं? बेसिकली कुछ नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसी को आर्गुमेंट कहा गया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा ही होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस पाई प्लस थीटा होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस थीटा होगा, ठीक है। और थीटा tan थीटा इक्वल टू y बाय एक्स के मॉड वैल्यू से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। रब करें इसको, समझ में आया आर्गुमेंट? चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। ये डेफिनेशन हो गया। कुछ सर्टेन पॉइंट है जो इसमें नोट करके मैं लिखता हूं आपको। तो देखो नोट करके पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर is many valued function. Many valued functions if theta is the argument, if theta is the argument of a complex number, then 2n pi plus theta, ठीक है, जहां n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है, ठीक है, विल ऑल्सो बी द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, दो आर्गुमेंट जो है ना 2n पाई से डिफर करता है। एनी टू आर्गुमेंट या एनी टू आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर डिफर बाय 2n पाई। देखो इसको समझने की कोशिश करो। मैं बोल रहा हूं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है, मेनी वैल्यूड फंक्शन होता है। मतलब आर्गुमेंट एक नहीं हो सकता, बहुत सारा वैल्यू हो सकता है। अगर मान लो थीटा कोई आर्गुमेंट है
तो 2n पाई प्लस थीटा भी आर्गुमेंट होगा, क्योंकि 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई एन का वैल्यू अगर 1 2 3 लोगे तो यही वैल्यू आएगा, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई। और आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री में मैं बताया हूं 2 पाई प्लस थीटा साइन कॉस टैन में क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। साइन 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही होता है। कॉस 2 पाई प्लस थीटा कॉस थीटा ही होता है। तो 2n पाई अगर किसी एंगल में ऐड करोगे तो साइन कॉस टैन का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो जब भी आपको आर्गुमेंट थीटा देता तो उसमें 2n पाई ऐड कर दोगे, जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में करते थे कि साइन थीटा का वैल्यू हाफ कहां पे होगा, 30 डिग्री पे, ठीक है। और उसी में हम 2n पाई ऐड कर देते थे। 2n पाई अगर ऐड कर दें तो 2n पाई प्लस 30 डिग्री पे भी साइन का वैल्यू हाफ ही के इक्वल होगा। तो अगर मान लो थीटा अगर आर्गुमेंट आता है तो उसमें 2n पाई आप ऐड कर दोगे तो ये भी आर्गुमेंट होगा। आर्गुमेंट बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, एन इंटीजर है, एन का वैल्यू 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 लेते जाओ तो इनफाइनाइट वैल्यू आएगा आर्गुमेंट का, ठीक है ना। और दो आर्गुमेंट डिफर करेगा 2n पाई से, जैसे एक थीटा है और एक 2n पाई प्लस थीटा है दूसरा आर्गुमेंट, इसका डिफरेंस क्या आएगा, 2n पाई आएगा। तो दो आर्गुमेंट 2n पाई से डिफर करेगा। ये पहला पॉइंट हो गया। देखो दूसरा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होगा, इसको सही से समझो। द यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा, the unique value of theta such that थीटा किसके बीच में होना चाहिए, माइनस पाई से प्लस पाई, इक्वालिटी पाई पे होल्ड करना चाहिए, माइनस पाई पे नहीं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसको जो डिनोट किया जाएगा जनरली इट इज डिनोटेड, ठीक है, जनरली इट इज डिनोटेड बाय प्रिंसिपल P डॉट ARG ऑफ Z, ठीक है। या नहीं तो इसको AMP ऑफ Z से भी डिनोट किया जाता है। इसे ध्यान रखना, प्रिंसिपल आर्गुमेंट को ही हम लोग एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। इसको आप क्या बोलोगे, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ठीक है ना। या तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलेंगे या एम्पलीट्यूड बोलेंगे। मैं बोल रहा हूं कि थीटा का वो वैल्यू जो माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करेगा, पाई के इक्वल भी हो सकता है, उसी को बोला गया है प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको जनरली हम लोग डिनोट करेंगे P डॉट ARG ब्रैकेट में Z। P मतलब प्रिंसिपल, ARG मतलब आर्गुमेंट, ब्रैकेट में Z का प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है। यानी तो AMP ऑफ Z, AMP ऑफ Z मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ Z का एम्पलीट्यूड, यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी बोलेंगे या एम्पलीट्यूड बोले, बात बराबर ही होगा, ठीक है, सिनोनिमस वर्ड होगा। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है वो बेसिकली थीटा होता है। लेकिन अगर इसका आर्गुमेंट बोलेगा निकालने के लिए तो वो 2n पाई प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर बोलता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के लिए तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा आपका पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। जबकि अगर बोलता है आर्गुमेंट निकालने के लिए तो इसी में क्या करना है, 2n पाई आपको ऐड कर देना है, बात समझे। तो 2n पाई ऐड कर देना है, ठीक है ना। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो बेसिकली माइनस पाई प्लस थीटा हो जाएगा। और बोलेगा आर्गुमेंट क्या होगा, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा 2n पाई, इसमें ऐड कर देना है। तो 2n पाई ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2n पाई और प्लस हो जाएगा माइनस पाई प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा होगा, और जो आर्गुमेंट होगा वो हो जाएगा 2n पाई और प्लस माइनस थीटा, तो ये माइनस थीटा हो जाएगा, जहां n बिलोंग्स टू सभी जगह इंटीजर्स है, ठीक है ना, n बिलोंग्स टू इंटीजर है। और बोलोगे थीटा क्या है, तो थीटा बेसिकली इस फॉर्मूले से निकाला गया y बाय एक्स के मॉड वैल्यू से, ठीक है, कोई इंटरमीडिएट वैल्यू है थीटा, tan थीटा इक्वल टू y बाय एक्स के मॉड वैल्यू से निकाला गया। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा होगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट,
थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस पाई प्लस थीटा होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर है तो ये माइनस थीटा होगा। ये चारों ही वैल्यू अगर देखोगे तो माइनस पाई से पाई के बीच में ही आएगा, समझे? माइनस पाई से पाई, पाई पे इक्वल भी हो सकता है। और इसी में 2n पाई जब ऐड कर दोगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट में तो क्या आ जाएगा? आर्गुमेंट आ जाएगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो आर्गुमेंट होता है वो 2n पाई प्लस होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट, ये रिलेशन होता है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट में ही 2n पाई जब आप ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? आर्गुमेंट ऑफ जेड हो जाएगा। आर्गुमेंट का बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट एक ही होगा, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं हो सकता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, यूनिक वैल्यू होगा, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं होगा। और वो किसके बीच में बिलोंग करेगा? माइनस पाई से पाई के बीच में बिलोंग करेगा, समझे? ये आर्गुमेंट किसका डिफाइन नहीं होगा? आर्गुमेंट जो है ना बेसिकली ऑरिजिन का डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि अगर ऑरिजिन से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना तो ऑरिजिन से कोई लाइन ही फ्रेम नहीं करेगा कोई भी, क्योंकि अगर ऑरिजिन पे जेड ले लोगे तो जैसे जेड अगर ऑरिजिन लेते हो तो आर्गुमेंट डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना? तो आर्गुमेंट ऑफ ऑरिजिन इज नॉट डिफाइंड। बाकी सभी केस में क्या होगा? डिफाइंड होगा। आर्गुमेंट ऑफ ऑरिजिन इज नॉट डिफाइंड। और इसका मॉड वैल्यू क्या होगा? ऑरिजिन का 0 होगा। मॉडुलस का भी 0 नहीं होता है, एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर होगा इस प्लेन में ऑरिजिन जिसका मॉडुलस वैल्यू 0 होगा, बाकी किसी केस में मॉडुलस वैल्यू 0 नहीं होगा। और एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर होगा इस प्लेन में ऑरिजिन जिसका आर्गुमेंट क्या होगा? डिफाइंड नहीं होगा, बाकी सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट डिफाइंड होगा, ठीक है? भूषण, यस, समझ में आइए प्रिंसिपल आर्गुमेंट किसको बोलेंगे, आर्गुमेंट किसको कहा जाएगा? बहुत सिंपल सा फंडा है, इसी में टैन ले लेंगे, थीटा पाई माइनस थीटा माइनस पाई प्लस थीटा, और माइनस थीटा में अगर टैन ले लोगे तो उसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। टैन हटा दोगे तो उसी एंगल को आर्गुमेंट बोला गया। आर्गुमेंट इज नथिंग बट एंगल होता है जो हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ओपी लाइन को मेजर करते हैं, ठीक है? ऑरिजिन से डिस्टेंस को, ओपी लाइन के डिस्टेंस को मॉडुलस कहा गया है। और बार क्या होता है? जेड बार। जेड कोई जेड है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका जेड बार जो होता है वो एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज होता है। तो जेड का मॉडुलस वैल्यू और जेड बार का मॉडुलस वैल्यू इक्वल ही होगा, क्योंकि ऑरिजिन से डिस्टेंस चेंज नहीं होता है। इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे मैं क्वेश्चंस आपको लेता हूं। ठीक है श्रेयांश, ठीक है ना? कोई डाउट नहीं है? थीटा पाई माइनस थीटा माइनस पाई प्लस थीटा माइनस थीटा याद रहेगा कि नहीं? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। इसी में 2n पाई ऐड कर दोगे तो आर्गुमेंट आ जाएगा। और थीटा क्या है? थीटा कोई इंटरमीडिएट वैल्यू है, tan थीटा इक्वल टू y बाय एक्स के मॉड वैल्यू से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। मुझे लगता है एग्जाम्पल ले तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे देखो, फाइंड द मॉडुलस प्रिंसिपल आर्गुमेंट एंड आर्गुमेंट ऑफ, इसका फाइंड आउट करना है। जैसे z इक्वल टू 1 प्लस आएगा, मुझे फाइंड आउट करना है मॉडुलस प्रिंसिपल आर्गुमेंट एंड आर्गुमेंट किस कॉम्प्लेक्स नंबर का?
1 प्लस आयटा का। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ऑब्वियसली कंपेयर करोगे x प्लस आयटा y से, तो ऑब्वियसली x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या है, 1 है। तो मॉड जेड तो बहुत सिंपल है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें पुट कर दोगे तो √2 आ जाएगा। और tan थीटा इक्वल टू वाई बाय एक्स के मॉड वैल्यू से निकालोगे तो y और x 1 है, तो यहां से थीटा क्या होगा, π/4 हो जाएगा। एक चीज और, थीटा कभी भी आप डिग्री में नहीं लिखोगे, ठीक है ना, रेडियन में लिखोगे, क्योंकि थीटा रेडियन जो ना होता है रियल नंबर होता है। आर्गुमेंट जो है ना ऑलवेज रियल वैल्यू होगा, मॉडुलस ऑलवेज रियल वैल्यू होगा, क्योंकि ये ऑरिजिन से डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। तो √2 एक रियल वैल्यू होगा। और रेडियन के फॉर्म में लिखोगे, डिग्री नहीं लिखोगे। 45 डिग्री रियल वैल्यू नहीं है, तो कभी भी आप डिग्री 45 डिग्री नहीं लिखोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। हमेशा रेडियन के फॉर्म में आर्गुमेंट को लिखना है। अब आप बताओ कि जेड किस क्वाड्रेंट में है, कौन मुझे बताएगा? श्रेयांश, यस, जेड किस क्वाड्रेंट में है? जेड का एकदम फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये कैसे डिसाइड किए? क्योंकि एक्स और वाई का वैल्यू पॉजिटिव है, तो एक्स और वाई का वैल्यू पॉजिटिव दिया गया, दैट मींस जेड जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और आप जानते हो कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा ही होता है, और थीटा का वैल्यू π/4 है। और आर्गुमेंट क्या होगा? आर्गुमेंट इसी में 2n पाई ऐड कर दोगे तो आर्गुमेंट आ जाएगा, यानी 2n पाई प्लस π/4 हो जाएगा। ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ में आया ये कैसे मॉडुलस, प्रिंसिपल आर्गुमेंट और आर्गुमेंट हम फाइंड आउट किए हैं। अच्छा, इसका बताओ तो क्या होगा? -1 प्लस आएगा। चारों कोऑर्डिनेट में एक एक एग्जांपल लेता हूं, जिससे कि आपको कंसेप्ट काफी क्लियर हो जाए। मुझे इसका फाइंड आउट करना है मॉडुलस आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट -1 प्लस आइटा का। अब बोलोगे कि ये डिफाइन क्यों कर रहे हैं, मॉडुलस क्यों निकाल रहे हैं, आर्गुमेंट क्यों निकाल रहे हैं? एक्चुअली जब देखो मॉडुलस और आर्गुमेंट अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पता चल जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर फुल्ली डिफाइंड हो जाता है। कम ऑन, क्या बोला हूं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस और आर्गुमेंट अगर पता चल जाए तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोजीशन फुल्ली डिफाइंड हो जाएगा। बोलोगे कैसे? देखो, दो तरीका मैं बताया हूं आपको, किसी पॉइंट को डिनोट करने का दो तरीका होता है। एक तो मैं कार्टेशियन फॉर्म बताया हूं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के थ्रू एक्स और वाई के फॉर्म में, और एक मैं पोलर कोऑर्डिनेट बताया हूं। ठीक है ना, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1,1 है, तो 1,1 यहां पे होगा, यही पी पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1,1 होगा। एक तरीका और होगा इसको पी को डिफाइन करने के लिए, कोई बोल सकता है ना कि ऑरिजिन से √2 डिस्टेंस पे ले और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से π/4 डायरेक्शन ले, तो भी पी फुल्ली डिफाइंड हो जाएगा। बात समझे? अगर हम बोल रहे हैं कि ऑरिजिन से √2 यूनिट पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री मूव करते हुए एक पी पॉइंट ले, तो पी पॉइंट फुल्ली डिफाइंड हो जाएगा। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस और आर्गुमेंट दिया गया हो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, फुल्ली डिफाइंड हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका डेफिनेशन। सेकेंड पार्ट में कैसे निकालोगे? जैसे देखो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू -1 है और y का वैल्यू 1 है, तो मॉड जेड तो बहुत इजीली निकल जाएगा अंडर रूट ऑफ x² प्लस y² से। इसमें पुट कर दोगे तो ये √2 आ जाएगा। ठीक है ना, और tan थीटा इक्वल टू y/x के मॉड वैल्यू से निकालोगे तो मॉड ले रहे हैं तो ये 1 ही आएगा, तो थीटा तो चेंज नहीं होगा, थीटा π/4 होगा। लेकिन z किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, यस, कैसे पकड़े सेकेंड क्वाड्रेंट? क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का x निगेटिव है और y पॉजिटिव है, और x निगेटिव y पॉजिटिव क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही होता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट π-θ होता है। ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा? 3 थीटा का वैल्यू पुट कर दोगे π/4, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है ना आपको 3π/4 आ जाएगा, और इसी में 2n पाई ऐड कर दोगे तो आर्गुमेंट आ जाएगा, यानी आर्गुमेंट ऑफ जेड हो जाएगा 2n पाई प्लस 3π/4। ठीक है, अब इसको देखो कैसे हम लोग डिनोट कर रहे हैं आपको। जैसे ये x एक्सिस है, y एक्सिस, ये -1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ये कोऑर्डिनेट p का जो होगा -1,1 होगा। अब आप देख सकते हो जब आप ओपी लाइन ड्रॉ कर रहे हो ना, तो जो π/4 निकालना, ये π/4 आया,
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करना है, तो ये एंगल कितना होगा, पाई माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा, ये वैल्यू 3 पाई बाय 4 हो जाएगा। इसी 3 पाई बाय 4 को हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट, यानी तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट इसलिए क्योंकि माइनस पाई से पाई के बीच में लाई कर रहा है। इसी में 2n पाई ऐड कर दोगे तो वो आर्गुमेंट हो जाएगा। n अगर जीरो लोगे तो 3 पाई बाय 4 वन ऑफ दी आर्गुमेंट होगा जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट के इक्वल है। और n अगर 1 2 3 4 5 लेते जाओगे तो उसको आप आर्गुमेंट बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस √2 होगा, ऑरिजिन से डिस्टेंस इसका √2 होगा। और जैसे ही हम लोग आर्गुमेंट बोलेंगे दैट मीन्स हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं, यानी ओपी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, 3 पाई बाय 4 एंगल बनाएगा। अब 3 पाई बाय 4 में 2 पाई ऐड करो, 4 पाई ऐड करो, 6 पाई ऐड करो, तो tan का वैल्यू, साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो आर्गुमेंट बहुत सारा वैल्यू होगा, लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट एक यूनिक वैल्यू होगा जो माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करेगा। तो चलो एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूं थर्ड क्वाड्रेंट में, इसका बताओ। -1 माइनस आइटा का मॉडुलस आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल के दिखाओ। श्रेयांश, यस, कैसे फाइंड आउट करोगे -1 माइनस आइटा का? x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या है, -1 है। तो मॉड वैल्यू जब निकालोगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, ये √2 ही आएगा। लेकिन tan थीटा y बाय एक्स के मॉड वैल्यू से निकालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 ही आएगा पुट करोगे तो थीटा में तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ z x और y निगेटिव है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, z थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, इसलिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होगा इसका क्या लिखवाया हूं, माइनस पाई प्लस थीटा हो जाएगा। तो माइनस पाई और थीटा का वैल्यू पाई बाय 4 है, तो ये वैल्यू -3 पाई बाय 4 होगा, ठीक है ना। और आर्गुमेंट क्या होगा इसका, आर्गुमेंट हो जाएगा आपको 2n पाई, इसमें ऐड कर दोगे -3 पाई बाय 4, जहां n क्या है, इंटीजर है, ठीक है ना। माइनस पाई प्लस पाई बाय 4 एकदम सही है, -3 पाई बाय 4 हो जाएगा, करेक्ट है। आर्गुमेंट हो जाएगा 2n पाई -3 पाई बाय 4। इसका डायग्राम ड्रॉ करोगे तो कैसा दिखेगा, आई थिंक मुझे लगता है क्लियर होगा कि क्या कर रहे हैं। ये पॉइंट जो है ना -1 कॉमा -1 है। एक चीज देखोगे तो ये डिस्टेंस जो है ना -1 है और ये भी -1 है, तो थीटा जो है ना ये वैल्यू आया, लेकिन ये मुझे ये एंगल निकालना था, तो यही माइनस पाई प्लस थीटा लिखा हूं, ठीक है ना, क्योंकि मेजरमेंट हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कर रहे हैं। और मॉड वैल्यू तो ये √2 के इक्वल होगा, ओपी जो है डिस्टेंस जो होगा ये √2 के इक्वल होगा। तो चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। z इक्वल टू अगर 1 माइनस आइटा है तो बताओ मॉडुलस क्या होगा, आर्गुमेंट क्या होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, ठीक है ना। पहला एग्जांपल लिया हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एग्जांपल लिया हूं थर्ड क्वाड्रेंट, और एक चौथा एग्जांपल ले लिया हूं फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मुझे फाइंड आउट करना है मॉड, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, आर्गुमेंट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे x का जो वैल्यू है 1 है और y का वैल्यू -1 है, तो मॉड z निकालोगे तो मॉड z में तो कोई चेंज नहीं होगा, ये तो √2 के इक्वल आएगा। tan थीटा y बाय x के मॉड वैल्यू से निकालोगे तो ये 1 ही आएगा, तो यहाँ से थीटा जो है ना पाई बाय 4 आएगा। ये क्या होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट -थीटा हो जाएगा, समझे, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, x पॉजिटिव है और y निगेटिव है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट -थीटा होता है, तो -पाई/4 हो जाएगा। और इसी में 2n पाई ऐड कर दोगे तो ये आर्गुमेंट आ जाएगा, तो 2n पाई -पाई/4। यानी क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स √2 यूनिट डिस्टेंस पे सिचुएटेड होगा ओरिजिन से, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल -पाई/4 बना रहा होगा। -पाई/4 जैसे ही बना रहा होगा मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ऑब्वियसली पी क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, निकलेगा। समझ में आया सभी को कि मॉडुलस आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे। तो रब करते हैं इसको।
जस्ट ऐसे ही मैं चेक कर रहा हूं आपके कंसेप्ट को कि कितना आप लर्न किए हो चीजें। क्या लगता है आईटा का मॉड वैल्यू किसके इक्वल होगा? आईटा का मॉड वैल्यू क्या होगा? भूषण, श्रेयांश, यस, आईटा का मॉड वैल्यू क्या होगा? वाकई में आप मॉडुलस सीखे हो तो इसका वैल्यू बताओ। आयोटा का मॉड वैल्यू क्या होगा? एकदम साइलेंट हो गया, कोई बता नहीं पा रहा है। अरे भाई, आयोटा का मतलब क्या? 0+1 इंटू आयोटा। तो आयोटा का मतलब मॉड वैल्यू क्या होगा? रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। क्या होगा? ये 1 के इक्वल होगा, एकदम होगा 1। आयोटा का मतलब क्या? आयोटा का मतलब 0+ आयोटा, और इसको प्लेन में ये पॉइंट डिनोट करेगा, 0,1 को डिनोट करेगा, समझे? तो ये P पॉइंट जो होगा 0,1 होगा। तो ऑरिजिन से ये जो डिस्टेंस होगा ना OP, यही OP लाइन होगा। अगर मैं पूछूं कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा आयोटा का, कौन मुझे बताएगा? आयोटा का प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा? श्रेयांश। जो आयोटा है उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा? प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है? फिर अगेन, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है? 0 बोल रहा है श्रेयांश। प्रिंसिपल आर्गुमेंट वो होता है जो ओपी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाता है। जेड जो है वो आइटा बी जो पॉइंट है 0,1 है, तो ओपी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना डिग्री एंगल बनाता है, उसी को हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट नाम दिया है, एकदम π/2। ये लाइन जो है ना π/2 एंगल बना रहा है, इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट π/2 हो जाएगा। और जहां आर्गुमेंट ऑफ आयोटा है इसी में 2n पाई ऐड कर दोगे तो 2n पाई प्लस π/2 हो जाएगा, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर है। तो ध्यान रखना है, कोई पूछे आयोटा का आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, तो आप बोलोगे π/2 होगा। अब मुझे लगता है बता देगा। माइनस आयोटा का मॉड वैल्यू क्या होगा? माइनस आयोटा का मॉड वैल्यू क्या लगता है होना चाहिए? माइनस आयोटा का मॉड वैल्यू एकदम 1 होगा। गुड, वेरी गुड। इसको लिखोगे 0+-1 इंटू आयोटा। मॉड वैल्यू का मतलब होता है रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये वैल्यू 1 आएगा, इसका मॉड वैल्यू 1 होगा। माइनस आयोटा को 0,-1 लिखोगे, ये पॉइंट 0,-1 होगा, और ऑब्वियसली 0,-1 को लोकेट करोगे तो निगेटिव वाई एक्सिस पे ये लोकेट होगा, तो ये ओपी लाइन होगा। तो ओपी लाइन कितना डिग्री एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ? -π/2। तो यानी कोई बोले कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा माइनस आयोटा का, तो आप क्या बोलोगे? -π/2 होगा, ठीक है ना, क्योंकि क्लॉकवाइज मेजर हो रहा है इसलिए निगेटिव आ गया। और आर्गुमेंट क्या होगा माइनस आयोटा का, इसी में 2n पाई ऐड कर दोगे तो 2n पाई माइनस π/2 हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट होगा, कोई पूछे माइनस आयोटा का प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, तो आप बोलोगे -π/2। जब भी आपको एक्स एक्सिस और या वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तब फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, ठीक है ना, जब एक्स वाई प्लेन में होगा तो ही आप फॉर्मूला यूज करोगे। तो कोई पूछे कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ 2 आइटा क्या होगा, कौन मुझे बताएगा? प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ -5 आइटा क्या होगा? प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ 6 आइटा क्या होगा? प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ -20 आइटा क्या होगा? क्या लगता है क्या होना चाहिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट इसका? तो 2 आइटा का मतलब क्या होगा? कॉम्प्लेक्स एक्स वाई प्लेन में 2 आइटा का मतलब होता है 0,2। तो 0,2 प्योरली वाई एक्सिस पे है, तो P पॉइंट प्योरली पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, तो कुछ इस टाइप से ही होगा ना, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा 0,2, तो एंगल थोड़ी चेंज होगा। तो इसका आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा? π/2। इसका क्या होगा? -π/2। इसका क्या होगा? π/2।
इसका क्या होगा माइनस पाई बाय टू। मैं कहना यही चाह रहा हूं कि जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है आयोटा वाई का ऑलवेज पाई बाय टू होता है, कंडीशन ये है कि वाई पॉजिटिव होना चाहिए। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा आयोटा वाई का माइनस पाई बाय टू होगा जब वाई क्या लोगे निगेटिव लोगे। ये प्योरली इमेजिनरी नंबर का मैं आर्गुमेंट कमेंट कर रहा हूं। तो जो प्योरली इमेजिनरी है जिसका इमेजिनरी पार्ट अगर पॉजिटिव है यानी वाई का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑलवेज पाई बाय टू के इक्वल होगा। इसी में 2n पाई ऐड कर दोगे तो आर्गुमेंट आ जाएगा। इमेजिनरी नंबर का इमेजिनरी पार्ट दैट इज वाई अगर निगेटिव है तो ऑब्वियसली जो पी पॉइंट होगा वो निगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो उस केस में प्रिंसिपल आर्गुमेंट माइनस पाई बाय टू होगा। यस भूषण बड़े आगे समझ में आया तीसरा पॉइंट। तो इस सब केसेस में आप फॉर्मूला यूज नहीं करोगे जब वाई एक्सिस पे लाई करेगा। अगर आप समझ गए हो तो कौन मुझे बताएगा कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट टू का क्या होगा। टू का प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, 3 का क्या होगा, 5 का क्या होगा, 10 का क्या होगा, 2/5 का क्या होगा। एकदम श्रेयांश आप पकड़ लिया, श्रेयांश आप कंसेप्ट को पकड़ लिया। तो 2 का प्रिंसिपल आर्गुमेंट 0 होगा, एकदम करेक्ट है। क्योंकि 2 का मतलब जो होता है 2 का मतलब जो होगा 2 + 0 आइटा होगा, यानी ये 2, 0 होगा। और 2, 0 प्योरली पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, यानी ओपी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है तो बोलोगे कि ये तो एक्स एक्सिस पे ही है पी पॉइंट, तो 0 डिग्री बनाएगा। यानी कोई पूछे आपसे कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ एक्स क्या होगा तो ऑलवेज ये 0 होगा, कंडीशन ये कि एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। सो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ 2, 3, 5/2, 7, 9 यानी प्योरली अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑलवेज 0 होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो निगेटिव है तो क्या होगा। अगर आर्गुमेंट ऑफ एक्स पूछता हूं, अगर एक्स निगेटिव है तो क्या होगा, कौन मुझे बताएगा। श्रेयांश, अगर -2 का पूछूं प्रिंसिपल आर्गुमेंट तो क्या बताओगे। -3, -5, -5/2 निगेटिव रियल नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा। श्रेयांश बोल रहा है -5 होगा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट किसके बीच में लाई करता है, नहीं यस मैं बोल रहा हूं कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ -2 क्या होगा। -2 का मतलब होता है -2 + 0 आइटा, इसका मतलब होता है -2, 0। जब आप -2, 0 को प्लॉट करोगे तो ये निगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगा -2, 0। तो ऑरिजिन से ओपी लाइन, ये ओपी लाइन होगा, तो ओपी लाइन ऑब्वियसली पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, निगेटिव थोड़ी लोगे, पाई लोगे ना। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट -2 का पाई होगा। श्रेयांश, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑलवेज वैरी करता है किसके बीच में, प्रिंसिपल आर्गुमेंट वैरी करता है -π से π के बीच में। ध्यान रखना है -π पे इक्वालिटी का साइन नहीं लगाया हूं, पाई पे इक्वालिटी का साइन लगाया हूं। वैसे निगेटिव एक्स एक्सिस को मेजर करने का तरीका -π बोल सकते हो, आपका कहना गलत नहीं है। ठीक है, यस एकदम सही है, 180 डिग्री होगा। लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट में इक्वल का साइन मैं पाई पे लगाया हूं, -π पे नहीं लगाया हूं। ठीक है ना, इसलिए इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, पाई के इक्वल होगा। सो जितने भी निगेटिव रियल नंबर है उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, यानी मान लो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ एक्स निकालना है और एक्स अगर निगेटिव है तो उसका ऑलवेज क्या होगा, पाई के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो 4 बातें मैं बता रहा हूं। अगर वो प्योरली इमेजिनरी नंबर है आइटा वाई, अगर वाई पॉजिटिव है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट π/2 होता है। अगर वो नंबर प्योरली इमेजिनरी है और वाई निगेटिव है यानी प्योरली निगेटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट -π/2 होगा। ठीक है, और अगर नंबर रियल नंबर है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट 0 होगा। और वो रियल नंबर निगेटिव रियल नंबर है तो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाई होगा। और अगर एक्स वाई प्लेन में है तब तो वो tan थीटा वाले फॉर्मूला से निकालोगे। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकल गया, इसी में 2n पाई ऐड कर दोगे तो आपको आर्गुमेंट आ जाएगा।
तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी थ्योरी को एक्सटेंड करेंगे। लेक्चर्स को यहीं पे हम लोग फिनिश अप कर रहे हैं। तो मैं पिक ले लेता हूं। और आरडी शर्मा बनाना स्टार्ट कर सकते हो। चलो, गुड नाइट।